हेलो साथियों, नमस्कार। ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग 3 सेट देख चुके थे। अब हम लोग जो आज से चौथा सेट देखेंगे, ये होगा मध्यकालीन इतिहास। इसको हम लोग 3 सेट तो आधुनिक इतिहास का हो चुका है। ये जो चौथा सेट होगा, ये होगा मध्यकालीन इतिहास का। इसको भी हम लोग देखते हैं। फिर इसमें भी 3 सेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग एंशिएंट का भी करेंगे। तो आइए, हम लोग लेट न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो पाल साम्राज्य की जो स्थापना है, ये 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बंगाल में उस समय अराजकता फैला हुआ था। इसके कारण वो वहां पर मतलब इनको बनाया गया शासक, और उसके बाद में इन्होंने बिहार जो है मगध, उस पर भी प्रभुत्व कायम कर लिए थे इन्होंने। आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए, हम लोग विचार करते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। दोवा, पाल शासक गोपाल के काल में कनौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो नहीं, ये नहीं होगा। केवल हर्षवर्धन की मृत्यु हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक ललित ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कनौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ था ना, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर कि पाल शासक वाला जो एक में दिया हुआ था, क्यों गलत हुआ? जहाँ तक कि उत्तर भारत में कनौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष प्रारंभ होने का प्रश्न ये है कि गोपाल के साथ नहीं, बल्कि उसके उत्तराधिकारी जो था धर्मपाल, उसके साथ हुआ था। केवल यहाँ पर सब चीज सही है। जो पाल शासक गोपाल है, यहाँ पर यही गलत हो गया। आगे इसके जगह पर अगर धर्मपाल होता तो फिर ये एक भी सही माना जाता, इसीलिए वो गलत हो गया है। एग्जाम में ऐसा ही छोटा छोटा मतलब जो मिस हो जाता है, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के किस साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि की चर्चा की थी? तो ये जो था, ये पाल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग, अगला जो क्वेश्चन है, वो है 4 नंबर। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग कथन। बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। संबंध तो था, ये सही है। कारण देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया और उन्हें वहां बौद्ध धर्म का एक नया रूप को प्रचलित किया गया, ये भी सही है। ये और मतलब ये और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक के नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी? तो ये जो था, ये शैलेंद्र थे। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा, ये सी हो जाएगा सही उत्तर, शैलेंद्र। आइए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं हम लोग। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नहीं, ये नहीं किए हुए थे। पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ना, ये भी नहीं किए हुए थे। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे? हाँ, ये संरक्षक थे। 3 सही है। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था? हाँ, ये भी सही है, ब्राह्मणों को भी खूब दान दिया था। तो 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था, वो धर्मपाल नहीं किए हुए थे, ये किए हुए थे 5वीं शताब्दी में गुप्त, यानी कुमार गुप्त प्रथम ने किए थे। फिर जो बिहार के भागलपुर जिले में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए हुए थे, ये थे धर्मपाल, जो 770 और 810 ईस्वी 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 में की थी, देवपाल ने। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए अब जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विजयालय था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर, किस चोल शासक ने गंगई कोड चोल, गंगई कोड चोल जिसको बोला जाता है गंगा का चोल विजेता, की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी? एक ही हुआ। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने की थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो मार्को पोलो जो था वो इटली का रहने वाला था, यानी वेनिस, इटली वेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्को पोलो जो था एक प्रसिद्ध यात्री था जो कि 13वीं शताब्दी के केरल, यानी केरल जो है भारत में, वो दौरा किया था। उसने तत्कालीन दक्षिण भारत की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण विवरण भी दिए थे। मार्को पोलो कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिंता में जल मरते थे, ये मार्को पोलो बोलता था। आइए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोड चोलपुरम नामक अपनी नई राजधानी किस नदी के मुहाने पर स्थापित किया था? तो ये जो नदी था कावेरी नदी था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वर जो मंदिर है वो तंजावुर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। राज राजा प्रथम ने, एक प्रसिद्ध मतलब चोल शासक था, इन्होंने ही इसको बनवाया था। आइए जो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कौन कथन इसमें सत्य है। 12 नंबर, तो ये हो गया चोल साम्राज्य 4 मंडलों में बांटा गया था। चोल साम्राज्य जो 4 मंडलों में बांटा गया था, हाँ बांटा गया था, ये सही है। चोल कालीन अभिलेख से हमें ग्राम शासन को दो सभाओं का ज्ञान होता है जिसे उर तथा महासभा कहा जाता था, ये भी सही है। उर ब्राह्मणों के गांवों में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी, नहीं ये नहीं होती थी। ये समान गांवों का आम सभा को कहा जाता था। ठीक, जो ये जो 4 नंबर है, महासभा सामान्य गांवों की आम सभा थी, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक और दो सही है, 3 4 गलत है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन का दौरा किया था? तो ये जो दौरा किया था 1077 ईस्वी में दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें असत्य है, इसमें गलत पहचानना है कौन सा गलत है। तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 19वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। शंकराचार्य के मतानुसार ब्राह्मण और जगत के अंतर आभासी अंतर और वास्तविक नहीं है, ये तो सही है, ये जो गलत है यही है, ऑप्शन नंबर एक ए। ये जो दार्शनिक जो चिंतक थे, शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वे 9वीं शताब्दी के केरल में हुआ था, न कि कर्नाटक में हुआ था। आइए जो अगला है, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया था, ये सही है। आर हम लोग देखते हैं कारण, रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपना लिया था, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है। और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इसका सही उत्तर ए होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये जो शासक थे चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। आइए जो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम लोग को सही की पहचान करना है। 18वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ धर्म शास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा जो है, समुद्र यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंध के कारण इस दौरान चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारत के समुद्री व्यापार में व्यापक गिरावट आई। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमको सही देखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर यानी ए सही है, केवल ए। ऑप्शन नंबर केवल ए सही है, यानी उत्तर हो जाएगा ए। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 18 नंबर, लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के संस्थापक बासव और चन्ना बासव का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? तो ये जो राज दरबार था ये था कल 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 चूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये जो वंश का शासक था ये था गंग वंश का शासक ने किया हुआ था। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो हिंदू धर्म का पुनर पुनरुत्थान और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं सदी के भारतीय इतिहास की विशेषता है। ये तो सही है। जैन धर्म का 4 उपग्रहों के अंतर्गत आभूषण और वस्त्र भी शामिल है। तो ये शामिल नहीं था, ये गलत है 2 नंबर। 3 नंबर हम लोग फिर देखते हैं। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया, जो नए नए नयनार और अलवार कहलाते थे। ये तो सही है। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जनप्रिय संतों ने किया था, उनको बोला जाता था नयनार और अलवार। ये सही है। 4 नंबर देखते हैं। 11वीं सदी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज की शिक्षा अद्वैतवाद के रूप में जानी जाती है। नहीं, ये गलत है, अद्वैतवाद के रूप में नहीं जानी जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 5 नंबर, नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। तो ये सही है, नाथपंथी का संप्रदाय गोरखनाथ थे। ये सही है, जो कि अभी आदित्यनाथ जो है अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इसी संप्रदाय से हैं, लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश का सीएम है। तो आइए जो इसमें ऑप्शन हमारा सही देखना है कौन सा है। तो 1, 3 और 5 ऑप्शन में कहाँ है? 1, 3 और 5। तो हम लोग देखते हैं 1, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कथन और कारण का कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन जो है, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी तथा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण 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 बनी। ये तो सही है। फिर हम लोग कारण देखते हैं। 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ये कई सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि शाहनामा शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसकी किसका यानी किसकी चाहे किसके दरबार का कवि था? तो ये जो था मोहम्मद गजनवी का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महमूद गजनवी ने 11वीं
शताब्दी के प्रारंभ चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उसने हिंदू हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो राजधानी थी वो थी बेहिंद। बेहिंद यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर में मिलान करना है। हम लोग देखते हैं 24 नंबर मिलान करते हैं। सोमनाथ, सोमनाथ का जो मतलब सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में है और 1025 ईस्वी। ए का हो जाएगा 4, 1025 ईस्वी। फिर हम लोग देखते हैं पेशावर। पेशावर जो है 1001 हो जाएगा ईस्वी। उसके बाद में ये कनौज, कनौज का जो देखते हैं 1018 ईस्वी। उसके बाद में बच गया एक, जो बच गया लाहौर, तो वो हो जाएगा 1015 ईस्वी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन सही होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। आइए जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको हम लोग देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें सही है। सोमनाथ गुजरात स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर था जहां लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते थे, ये सही है। सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, ये भी सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और उसके कुछ भाग को अपने साथ गजनवी ले गया, ये भी सही है। गजनी ले गया, तो ये भी सही है। उसके बाद में 4 जो है, सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी महमूद गजनवी को राजपूतों एवं जाटों के दस्तों द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, ये भी सही है। तो यानी 1 2 3 4 सब का सब सही है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को, गाह गाहडवाल या गाहडवार राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये जो राजधानी थी ये थी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 27 नंबर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज के अनुशासित करने में काफी मदद मिली। ये जो है ये गलत है, मदद नहीं मिली थी, ये गलत है। जो कारण देखते हैं, राजपूत समाज का आधार कुल कुल था। राजपूत समाज का जो आधार था कुल था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। ये जो है सही है, इसका जो कारण है सही है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है और आर सही है। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय, किस अभियान के तहत अल्लाह रुदल या अल्लाह उद्दल के नाम से प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? तो ये जो मारे गए थे बुंदेलखंड अभियान, बुंदेलखंड में पड़ता भी है, तो बुंदेलखंड अभियान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? पूर्णांक का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। इस उसके बाद में जो दूसरा है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूरा हुआ था। न तो एक सही है न तो दो सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर का निर्माण है 11वीं शताब्दी में किया गया था। 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में किया गया था। दूसरा जो है कोणार्क एवं सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी से ही किया गया था। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र के विवाद के कारण हुई थी? तो वो जो क्षेत्र था वो था तरब हिंद को लेकर हुई थी। तरब हिंद यानी 1191 में, 1191 में ये हुआ था। तर हिंद तबर हिंद को लेकर हुआ था ये। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ये 31 नंबर, चंदावर का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? तो ये जो चंदावर का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था, ये जो लड़ा गया था ये 1194 ईस्वी में मोइजुद्दीन मोहम्मद और जयचंद के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 32 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी युद्ध के वीरता के प्राप्त करके बीमारी से आत्महत्या, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उत्तर जो मतलब उत्तर भारत के दिल्ली जो है, मतलब दिल्ली कह लीजिए कि भारत के दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक था। वे पहले वे मुइजुद्दीन मोहम्मद यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और उसके प्रबंधनकर्ता के रूप में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत वह स्वतंत्र शासक बन गया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसे सल्तनत के सुदृढ़ करने के अधिक वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि 1210 ईस्वी में चौगान चौगान जो अभी वर्तमान में जो पोलो बोला जाता है, उस समय चौगान बोला जाता था, अभी जो पोलो खेला जाता है उसको बोला जाता है पोलो की तरह एक खेल है चौगान, खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यही रहा इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 33, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक ही गुलाम कुबाचा ने खुद को बंगाल एवं बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश को चुनौती दी। जो दूसरा कह रहा है, इसी प्रकार की एक अन्य चुनौती अली मर्दान खां नामक एक व्यक्ति ने भी प्रस्तुत की, जब वह स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। नहीं, ये जो इसका जो उत्तर हो जाएगा न तो एक और न तो दो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? उलुग खान, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? तो ये जो था ये बलबन था, बलबन। इसका शासनकाल 1266 से मतलब 1287 तक रहता है। दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक भी था। उसका मूल जो नाम था उलुग 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 था, उलुग खान था। वह एक तुर्की मुसलमान का सरदार था। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके वह अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कथन और कारण वाला है। इसको हम लोग देखते हैं। कथन जो कह रहा है, ये कह रहा है बलबन ने रक्त और तलवार यानी लौ की नीति को अपनाया था। ये तो सही है, अपनाया ही था बलबन। उसके बाद में कारण जो है, बलबन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। ये भी सही है, स्थिति तो खराब था ही। तो ये उसके बाद में जो यहाँ पर कथन और कारण दोनों का दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था 13वां शताब्दी का तीसरा दशक, 13वां शताब्दी का तीसरा दशक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तो ये जो शासक थे ये ये थे तुर्क अफगान के थे, तुर्क अफगान के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व
अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था? तो वो जो पद था वो अवध का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थान को पूरा करना है इसमें। सन सन 1398 में सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग ने तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य का अंत का आरंभ माना जा सकता है। 1300 यानी 98 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित अभियानों पर विचार करें। कालक्रमा काल कालानुक्रम क्या था इसका जो अभियान का? तो इसको हम लोग देखते हैं। कालानुक्रम देखना है तो ये जो सबसे पहले हो जाएगा ये हो जाएगा इसका चित्तौड़ का जो इसका अभियान जो था ये हुआ था 1303 ईस्वी में। फिर वारंगल का जो अभियान किया था ये 1309 से लेकर 11 तक किया था। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं रणथंभौर का जो ये किया था अभियान ये किया था 13 से 1 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो रहा है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन इसमें सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक जितल जितल बोला जाता है मुद्रा को। जितल की कीमत 48 टके के बराबर होता था। नहीं। उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय मन मन बोला जाता है। अनाज की माप की इकाई आज भी बोला जाता है 1 मन 2 मन 3 मन ऐसे बोला जाता है। 15 किलोग्राम के बराबर होती थी। तो ये सही है। 2 तो केवल इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 मन बोला जाता है। समय जो ये जो मन बोला जाता है 15 किलोग्राम के बराबर होती थी उस समय। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति की लागू किया था। ये तो सही है। फिर उसके बाद में कारण जो कह रहा है अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन नंबर इसे ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए जो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। मोरक्को मोरक्को जो है अभी अफ्रीका में है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक साहसी प्रयोग में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जारी किया था? तो ये जो धातु था वो कांसा यानी कांस का था यानी कांसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहता है वो 1324 से 51 के बीच रहता है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर इसको हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक और 45 नंबर कह रहा है फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सत्य है? तो 45 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। नहीं सही है तो सही है। रोक तो लगा दिया था ये सही है। एक सही है। 2 नंबर हम लोग फिर देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त रखा था। नहीं ऐसा नहीं है गलत है। उसके बाद में जो 3 नंबर है ये देखते हैं हम लोग। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत में फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया। ये सही है उठाया था कदम फारसी में अनुवाद कराने के लिए संस्कृत को। उसके बाद में चौथा जो है फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। ये भी सही है। तो इससे हो गया 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो ये जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक का ही था।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर हम लोग 47 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं 47 नंबर। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो है दास विभाग हुआ करता था उस समय, दास विभाग हुआ करता था। ये जो शुरू किए थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद में दीवान ए इंसा, दीवान ए जो इंसा है ये है राजकीय पत्राचार होता था। उसके बाद में दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग हुआ करता था, दीवान ए अर्ज। उसके बाद में दीवान ए रिसालत, ये धार्मिक प्रबंधन था। तो इससे जो हमारा उत्तर हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। सल्तनत, सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वकील ए दर, वकील ए दर। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे क्रम क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है ये करता है सूबा, एक में होगा सूबा, उसके बाद में सीख, उसके बाद में परगना, उसके बाद में गांव। तो ये ऑप्शन जो मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूबा, सीख, परगना, गांव। आइए जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। मिलान करना है 50 नंबर, मिलान करते हैं हम लोग। ये जो मुकद्दम, मुकद्दम जो बोला जाता था उस समय गांव का जो प्रधान हुआ करता था यानी मुखिया। ये जो बरीद, बरीद, बरीद जो हुआ करता था वो जासूस होता था, इसको खुफिया एजेंसी जासूसी कर रहा है। उसके बाद में ये जो खूत, खूत जो होता था उस समय भूस्वामी होता था। आमिल, आमिल जो होता था वो परगाने का प्रमुख होता था। इससे ऑप्शन हमारा जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।